प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी फर्स्ट ईयर की हमारी क्लास प्रोफेशनल एथिक्स, लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी एंड बार बेंच रिलेशंस और यूनिट 4 में आज हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या न्यायालय अवमान की बात कर रहे हैं। इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम बताते हैं कि न्यायपालिका के पास न तो विधायिका के समान पर्स है और न ही कार्यपालिका के समान तलवार। इसका क्या मतलब निकलता है कि न्याय जो विधायिका है उसके पास में विधि निर्माण करने की शक्ति है, अर्थात उसके पास यहाँ पर जो पर्स शब्द काम में लिया गया है यानी कि उसकी पावर, लॉ मेकिंग पावर को शो करता है कि न्यायपालिका के पास न तो विधायिका का पर्स है यानी कि विधायिका के पास क्या है, विधि निर्माण करने की शक्ति, जो न्यायपालिका के पास नहीं है, और न ही कार्यपालिका की तरह तलवार। यहाँ तलवार से मतलब कार्यपालिका क्या करती है, कानूनों को लागू करवाती है, तो उनके पास में एक पेनल्टी, एक दंड जो देने की शक्ति है वो है। तो जो न्यायपालिका है उसके पास में ना तो विधायिका के समान पर्स है और न ही तलवार है। तो जो कुछ उसके पास में है वह है उसका निर्णय, परंतु उसके निर्णय को भी उन्हें भी मानना पड़ता है जिनके पास पर्स और तलवार है। यानी कि न्यायपालिका के निर्णय में इतनी ताकत है कि वो निर्णय मानने के लिए वो भी बाध्य हैं जिनके पास में विधि निर्माण करने की शक्ति या उनको लागू करने की शक्ति है। और ऐसा इसलिए है कि न्यायालय को इस बात के लिए सशक्त किया गया है कि वह अपनी अवमाननाकर्ता को दंडित कर सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था न्यायालय की अवमानना करता है तो उसे कोर्ट दंडित करने की शक्ति रखता है, और इसी शक्ति के कारण न्यायपालिका भी सरकार के अन्य अंगों की भांति एक सशक्त अंग बन गई है। यानी कि जो न्यायपालिका के पास में है वह है उसका निर्णय, और वो निर्णय मानने के लिए विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही बाउंड है। न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए न केवल संविधान के अंतर्गत अवमाननाकर्ता को दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, अपितु संसद द्वारा निर्मित न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के अंतर्गत भी ऐसा करने के लिए उसे सशक्त किया गया है। तो जो कोर्ट है उसको उसकी अवमानना की जगह पर दो जगह संविधान के अंतर्गत भी हम बात करते हैं कि वहाँ पर भी अवमाननाकर्ता को दंडित करने के लिए पावर दी गई है, और साथ ही साथ संसद द्वारा निर्मित न्यायालय अवमान अधिनियम जो बनाया गया है उसके अंतर्गत भी क्या किया गया है, उसे एम्पावर्ड किया गया है कि वह अपने अवमाननाकर्ता को दंडित कर सकता है। अब हम बात करें कि न्यायालय अवमान कहा किसे जाता है, तो रेक वर्सेस ग्रे के बाद में लॉर्ड रसल ने न्यायालय अवमान को इस प्रकार परिभाषित किया कि कोई कार्य या लेखन का प्रकाशन जो किसी न्यायालय या न्यायाधीश का अवमान करे अथवा उसके प्राधिकार को नीचा दिखाए वह न्यायालय अवमान है। हम पहले न्यायालय अवमान की परिभाषा किस रूप में बात करें, एक सामान्य रूप में जो परिभाषित किया गया न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 में उसे किस प्रकार से समझाया गया, उससे पूर्व सामान्य बात में देखें तो लॉर्ड रसल के अनुसार न्यायालय अवमान को किस प्रकार के कोई कार्य या लेखन का प्रकाशन जो किसी न्यायालय या न्यायाधीश का अवमान करे अथवा उसके प्राधिकार को नीचा दिखाए वह न्यायालय का अवमान कहलाता है। हॉल्सबरी के अनुसार किसी कार्य या लेखन का प्रकाशन जो किसी न्यायालय या न्यायाधीश का अवमान करे या जो न्यायालय की युक्तियुक्त प्रक्रिया में या न्यायालय की विधिक प्रक्रिया में अवरोध पहुंचाए उसे न्यायालय का अवमान कहा जाता है। तो दो तरीके से सामान्य रूप से हमने इसे समझने का प्रयास किया कि न्यायालय के अवमान, रेक वर्सेस ग्रे और हॉल्सबरी का क्या, किसी कार्य या लेखन का प्रकाशन जो किसी न्यायालय या न्यायाधीश का अवमान करे या जो न्यायालय की युक्तियुक्त प्रक्रिया में या न्याय की प्रक्रिया में अवरोध पहुंचाए उसे न्यायालय का अवमान कहा जाता है। न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के पूर्व न्यायालय के अवमान की कोई संविधिक परिभाषा नहीं थी। यानी कि जो ये एक्ट बना उस 1971 उससे पहले कोई परिभाषा नहीं थी। यहाँ तक कि जो ये एक्ट बना यानी कि न्यायालय अवमान अधिनियम
इसमें भी इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई, वरन इसका वर्गीकरण किया गया है। वास्तव में न्यायालय की अवमान की परिभाषा देना अत्यंत ही मुश्किल और दुष्कर कार्य है, क्योंकि कौन सी बात न्यायालय के सम्मान को क्षति पहुंचाती है, कुठाराघात पहुंचाती है या उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करती है, ये न्यायालय ही निश्चित करता है और इसे किसी परिभाषा के अंतर्गत सीमित नहीं किया जा सकता कि साहब ये कार्य ही न्यायालय की अवमानना है, बाकी नहीं है। तो न्यायालय अवमान अधिनियम के अंतर्गत परिभाषा देने की बजाय उसका वर्गीकरण किया गया है। न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 2 के खंड क के अनुसार न्यायालय अवमान से सिविल अवमान अथवा आपराधिक अवमान अभिप्रेत है। यानी कि हमने अभी आपसे बात की कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 बना हुआ है, क्या करता है, परिभाषित करने की बजाय वर्गीकरण करता है कि जो न्यायालय का अवमान है उससे क्या तात्पर्य है, सिविल अथवा आपराधिक अवमान अभिप्रेत है। यानी कि सेक्शन 2 खंड क ये क्या कह रहा है कि न्यायालय अवमान से तात्पर्य सिविल अथवा आपराधिक अवमान से अभिप्रेत है। यानी कि दो प्रकार की जो बातें यहाँ पर बताई गई है वे न्यायालय अवमान है। 2A में दी गई न्यायालय अवमान की परिभाषा के आधार पर न्यायालय अवमान के दो वर्ग हुए साहब, सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना। और अब हम जो बात करेंगे वह बात हमारी जो होगी वो इसी पर होगी कि इन दोनों को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। पहले हम बात करते हैं सिविल अवमान। सिविल अवमान से क्या तात्पर्य है, ध्यान में रखिए कि आपका जो पेपर होगा उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन मैं बार बार हर समय पढ़ाते, न्यायालय अवमान से आप क्या समझते हैं, सिविल अवमान से आप क्या समझते हैं, दंडिक अवमान से आप क्या समझते हैं, या सिविल और आपराधिक अवमान में क्या अंतर है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके साथ साथ बनते जा रहे हैं। तो अभी हमने बात की कि न्यायालय अवमान से आप क्या समझते हैं, तो न्यायालय अवमान से तात्पर्य सिविल और आपराधिक अवमान से है। ये आपके 1-2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बन गया। अब बात आई कि साहब सिविल अवमान, सीधा आपसे पूछ लिया जाए सिविल कंटेम्प्ट क्या है, तो न्यायालय अवमान अधिनियम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 सेक्शन 2B के अनुसार सिविल अवमान से तात्पर्य न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, निर्देश, रिट अथवा अन्य किसी प्रक्रिया की जानबूझकर की गई अवज्ञा से है, अथवा न्यायालय को दिए गए परिवचन का जानबूझकर उल्लंघन करने से है। क्या कहता है, सिविल अवमान से तात्पर्य क्या है, न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, निर्देश, रिट अथवा अन्य किसी प्रक्रिया की जानबूझकर की गई अवज्ञा। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, शब्द इंपॉर्टेंट क्या है, जानबूझकर की गई अवज्ञा, अथवा न्यायालय को दिए गए परिवचन का जानबूझकर, यानी कि जो न्यायालय से आपने प्रॉमिस किया है उसका जानबूझकर उल्लंघन करने से है। तो इस प्रकार जो हमारी ये परिभाषा आई उससे आवश्यक तत्व क्या निकल के आया कि न्यायालय के पहला कि न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश, निर्देश इत्यादि का अपालन हुआ है, अथवा न्यायालय को दिए गए परिवचन का भंग या उल्लंघन हुआ है। अब जब आप आगे चल के पढ़ेंगे तो निर्णय क्या है, डिक्री क्या है, ये आपको 3rd ईयर की क्लास में डिटेल में इसकी चर्चा आपके सामने आएगी। अब आता है साहब आपराधिक अवमान। आपराधिक अवमान का अर्थ है किसी विषय का प्रकाशन चाहे शब्दों द्वारा हो अथवा लिखित हो अथवा चिन्ह द्वारा हो अथवा दृश्यमान रूपेण द्वारा हो अथवा अन्य तरीके से हो, अथवा किसी ऐसे कार्य के किए जाने से संबंधित हो जिससे निम्नलिखित में से कोई एक या समस्त परिणाम प्राप्त होते हों। किसी विषय का प्रकाशन चाहे वो शब्दों द्वारा हो रहा है, लिखित हो रहा है, चिन्ह द्वारा हो रहा है, दृश्यमान रूपेण द्वारा हो रहा है अथवा अन्य तरीके से हो रहा है, या किसी ऐसे कार्य के किए जाने से संबंधित है जिसके निम्नलिखित में से एक या समस्त परिणाम प्राप्त हो रहे हों।
कौन से? ऐसा कार्य जो न्यायालय को कलंकित करता हो, कलंकित करने की प्रवृत्ति रखता हो, अथवा न्यायालय की शक्ति या प्राधिकार को न्यून करता हो या न्यून करने की प्रवृत्ति रखता हो। दूसरा, न्यायिक प्रक्रिया के सम्यक अनुक्रम को क्षति पहुंचाता हो, उसमें हस्तक्षेप करता हो या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता हो। तीसरा, अन्य किसी तरीके से न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है, बाधा उत्पन्न करता है या हस्तक्षेप करने या बाधा उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट, आपराधिक अवमान कहा जाएगा। तो आपराधिक अवमान क्या हो गया कि न्यायालय को कलंकित करता हो या प्रवृत्ति रखता हो, न्यायालय की शक्ति या प्राधिकार को न्यून करता हो या करने की प्रवृत्ति रखता हो, न्यायालय की प्रक्रिया जो है उसमें क्षति पहुंचाता हो या हस्तक्षेप करता हो या ऐसे करने की प्रवृत्ति रखता हो, या अन्य किसी तरीके से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है, बाधा उत्पन्न करता है या ऐसा करने की प्रवृत्ति रखता है, उसे आपराधिक अवमान कहा जाएगा। तो आज की हमारी क्लास में हमने कंटेम्प्ट के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।